आपका सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और हमारे खास स्पेशल शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और साथ ही देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के एक बड़े एक्शन की। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिडेंस फ्रंट को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के सीएम योगी के तेवर भी हमारी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। वहीं चलते चलते बात केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हो रहे विरोध की। तो चलिए अब हम चलते हैं खबरों के विस्तार में। अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। और बता दें कि यह वही संगठन है जिसने बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल भारत ग्लोबल फोरम पर जहां लश्कर के मुखौटे TRF को बेनकाब करने की कोशिश की, वहीं चीन बार बार उस पर पर्दा डालने की कोशिश भी कर रहा था। बता दें कि चीन UNSC में TRF के खिलाफ दिए गए सबूतों को पूर्वाग्रहपूर्ण और क्लासिफाइड बताकर उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता था। लेकिन इस बार अमेरिका ने TRF पर एक्शन लेने में कोई दलील नहीं सुनी है। देखिए रिपोर्ट। क्या है TRF और कितने खतरनाक मिशन? TRF पाकिस्तान बेस्ड और पाकिस्तान समर्थित एक इस्लामिक आतंकी संगठन है। भारत के गृह मंत्रालय के अनुसार TRF 2019 में अस्तित्व में आया था। खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है TRF को लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप भी कहा गया है। लश्कर के निर्देशों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। TRF ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। TRF अपने मंसूबों के लिए लोकल कश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़काने का काम भी करता है। इसके लिए TRF के आतंकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मैसेंजर्स के इस्तेमाल करते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते हैं, जिससे लोग ये सोचने लगते हैं कि भारत उनका दुश्मन है, उन्हें भारत के खिलाफ आतंकवाद की जंग लड़नी है। इस भड़कावे में आकर कई कश्मीरी बंदूक उठा लेते हैं और आतंकवाद की राह पर चल पड़ते हैं। हाइब्रिड आतंकवादी संगठन है TRF। कब TRF ने किए हमले? पहलगाम आतंकी हमला पहला मौका नहीं था जब TRF ने भारत में हमले को अंजाम दिया। इस इस्लामिक आतंकी संगठन ने भारत में सेना पर अलग अलग मौके पर हमले किए हैं। 1 अप्रैल 2020 कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास TRF आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 4 दिन तक मुठभेड़ चली, जिसमें कई आतंकी तो मारे गए, लेकिन 5 भारतीय पैरा कमांडो भी शहीद हो गए थे। 3 मई 2020 कुपवाड़ा जिले में एक मुठभेड़ में TRF के आतंकियों के हमले में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 5 भारतीय सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। TRF के 2 आतंकी भी इस दौरान मारे गए थे। 5 मई 2020 TRF के एक हमले में CRPF के 4 जवान शहीद हो गए थे। 21 मई 2020 TRF के आतंकियों ने CRPF जम्मू और कश्मीर पुलिस के एक दल पर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। 1 जुलाई 2020 TRF के आतंकियों ने अपनी सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। 2024 अमेरिकी विदेश विभाग ने 2024 के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों में TRF के शामिल होने की बात बताई थी। एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने TRF पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद एक्स पर लिखा, भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि हुई है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद कि उन्होंने TRF लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन को विदेशी आतंकी संगठन यानी कि FTO और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी SGTT घोषित किया। TRF ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी।
आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस। टीआरएफ को एफटीओ लिस्ट में डालने के मायने। आपको बता दें, एफटीओ लिस्ट अमेरिका का एक कानूनी टूल है जिसे अमेरिकी विदेश विभाग तैयार करता है। इस लिस्ट में उन आतंकी संगठनों को डाला जाता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा माने जाते हैं। लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संस्था को अगर कोई पैसे, हथियार या अन्य मदद देता है तो ये गैर कानूनी माना जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। वहीं एसडीजीटी लिस्ट में नाम आने के बाद उस संगठन का व्यक्ति की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाती है। अमेरिका नागरिकों और संस्थानों को उससे किसी भी तरह से लेन देन की अनुमति नहीं देती। बता दें कि लिस्ट में शामिल होने पर संगठन की दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक पहुंच सीमित हो जाती है। उसके लिए पैसा जुटाना, लेन देन करना, आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग करना मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरे देश भी सतर्क हो जाते हैं और वे भी उस संगठन पर कार्रवाई करने लगते हैं। बता दें कि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद टीआरएफ अस्तित्व में आया। भारत सरकार भी मानती है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। यह आतंकी संगठन जवानों और आम नागरिकों की हत्या के अलावा सीमा पार से ड्रग्स और हथियार की तस्करी में शामिल रहा है। सुरक्षा मामलों में जानकार बताते हैं कि सीमा पार से आईएसआई हैंडलर्स ने ही लश्कर-ए-तैयबा की मदद से टीआरएफ को खड़ा किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। भगवान शिव का मनभावन महीना सावन चल रहा है और इसी के साथ शिव भक्तों की आस्था हिलोरे ले रही है। बात यूपी की करें तो कांवड़ यात्रा यानी कि एक ओर कंधे पर गंगा जल उठाए शिव भक्त तो दूसरी ओर वर्दी में शिव भक्तों के रक्षक। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांवड़ कमांड सेंटर एक्टिव हो चुका है और कुछ इसी तरह के कमांड सेंटर से योगी पल पल का अपडेट भी लेंगे। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पर यूपी पुलिस, एटीएस, पीएसी, एंटी सबोटाज यूनिट से लेकर के T3 ड्रोन तक हर मोर्चे पर ऐसी कसी हुई तैयारी की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। देखें रिपोर्ट। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी के तेवर सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपने सरकारी आवास पर श्रावण मास के दौरान उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों और व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ये पवित्र यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्वक, सुरक्षित और श्रद्धामय वातावरण में संपन्न हो। इसके लिए शासन प्रशासन पूरी सजगता, संवेदनशीलता और सक्रियता से कार्य करे। उन्होंने विभागों को चिकित्सा शिविर, भोजनालय, शौचालय व विश्रामालय की भी अच्छी व्यवस्था करने के साथ भोजन की पवित्रता और शुद्धता के लिए FSDA को विशेष निर्देश दिए हैं। कांवड़ियों पर जुबानी प्रहार करने वालों पर बरसे योगी। वहीं वाराणसी में बिरसा मुंडा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर जुबानी प्रहार करने वालों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा चल रही, समाज के श्रमिक वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के लोग इसमें जुड़ते हैं। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न वर्ग का और न ही क्षेत्र का। हर हर बम बम बोलते हुए भक्ति भाव से चलते हैं, लेकिन इनका मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है। ये मानसिकता भारत की विरासत को अपमानित करती है। कांवड़ियों को उपद्रवी कहना और अपमानित करना गलत है। कांवड़ियों को आतंकवादी बोला जाता है, विरासत और आस्था को अपमानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कांवड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं।
लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। सातों दिन 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, चिकित्सा, पेयजल, भोजनालय, विश्रामालय और शौचालयों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। महिला श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए उन्होंने विशेष निर्देश दिए कि महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम हो। महिला पुलिस बल भी प्रभावी तैनाती की जाए। बता दें कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन व स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया है कि वे खान पान सामग्री की गुणवत्ता और शुद्धता को नियमित जांच सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से सातों दिन 24 घंटे निगरानी करें। उन्होंने खुफिया तंत्र को पूरी सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की घुसपैठ या अराजकता की कोशिश को समय से रोका जा सके। हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है, लेकिन याद करिए ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो। मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी न जनकपुर की सेना थी, और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। विघ्न डालने वालों से सख्ती से निपटने को कहा। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने वालों से सख्ती से निपटा जाए और उनके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि यात्रा मार्गों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जरूरी सूचनाओं का प्रचार किया जाए और शिव भक्तों का प्रसारण सुनिश्चित करें, जिससे श्रद्धालु भावात्मक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव महसूस करें। कांवड़ियों को मर्यादा और अनुशासन का पाठ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धा, मर्यादा और अनुशासन का पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी शिव भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और इस दौरान प्रशासन से पूर्ण सहयोग बनाए रखें। राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
और यहाँ रुकते एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का समय। देवों के देव महादेव के पावन पर्व कांवड़ यात्रा के दौरान केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक विरोध शुरू हो गया है। और बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इटावा में एक शिव मंदिर का निर्माण करा रहे हैं और यह मंदिर केदारनाथ धाम की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसे केदारेश्वर मंदिर नाम दिया गया है। अब देवभूमि में इटावा में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने और इससे मिलते जुलते नाम रखने से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केदारेश्वर मंदिर में इस धार्मिक आयोजन को भव्य बनाने के लिए तमिलनाडु से विशेष पुजारियों को बुलाया गया था। उन्होंने पारंपरिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। सुबह से लेकर देर शाम तक ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। लेकिन इसकी सूचना चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत को लगने के बाद केदारनाथ के साथ अन्य धामों में इसका विरोध शुरू हो गया। तीर्थ पुरोहितों ने उत्तर प्रदेश के सपा से रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित उत्तराखंड सरकार को इस विषय पर पत्र जारी कर विरोध जताया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास के बाहर विरोध करने की चेतावनी भी दी है। इस विषय पर अब सरकार की तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए जांच के बाद एक्शन लेने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कर रही है। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने और केदार सभा के सदस्यों ने, कुछ पदाधिकारियों ने, जैसे कि दिल्ली में बने हुए मंदिर का विरोध किया था, वैसे ही इटावा में जो मंदिर अखिलेश यादव के द्वारा बनाया गया है उसका हम लोगों ने कल विरोध किया था। लेकिन सभी लोगों का यही कहना था कि अब क्या हो सकता है, अब तो मंदिर बन गया है, मंदिर बनने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन केदारनाथ के नाम से कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, केदारनाथ की छवि का कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। और जितनी भी परंपराएं केदारनाथ से जुड़ी हुई है वो परंपराएं बिल्कुल भी देश के अन्य कहीं भी कोने पे केदारनाथ के अलावा दूसरा मंदिर हम चाहते हैं नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड से चार धामों के नाम का प्रयोग या इसकी प्रतिकृति का उपयोग या इसके नाम से ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री जी को भी इस संदर्भ में कई बार ज्ञापन दिए, हमारी वार्ता भी हुई और इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें उत्तराखंड से चार धामों के प्रयोग नाम के उपयोग पे या यहाँ की जो मंदिरों की प्रतिकृति है उस पर यह ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हुआ था वह कारगर साबित नहीं हो रहा है और न सरकार और न शासन की ओर से इस दिशा में कोई स्टेप उठाए जा रहे हैं। पहले दिल्ली में पिछले साल केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सवाल उठे थे, फिर उसके बाद तेलंगाना में दक्षिण केदारनाथ मंदिर निर्माण पर सवाल उठे थे और अब जो एक नया मामला सामने आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के सैफई में है, जहां पर केदारनाथ मंदिर की पूरी प्रतिकृति के साथ ही साथ जो है जो मंदिर के अंदर का जो लिंग है वो सब केदारनाथ की ही तर्ज पे बनाया गया है। साधु संतों ने उसके बारे में लिखा है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उसमें निर्णय लेंगे और इस प्रकार के रिप्लिकास नहीं बनने चाहिए और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही उसमें निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट कोई बनाएगा नहीं, वो तो उसका जांच तो करेंगे ना कि क्या बना है, कैसा बना है। निर्णय ले चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास साधु संतों ने लिख के भी दिया है। जी हाँ, आपका कार्रवाई होगी। आपको लगता नहीं कि पहले दिल्ली में मामला हुआ फिर उसके बाद इटावा में हो गया और सेम उसी तरह बनाया गया? हाँ, तो उसकी जांच ही तो कर रहे हैं, जांच के बाद ही तो पता चलेगा ना। डुप्लीकेट केदारेश्वर मंदिर की खास बात, लोहन्ना चौराहे से ग्वालियर हाईवे पर लॉयन सफारी के सामने 2 एकड़ में निर्माण। भूमि पूजन 2020 में अखिलेश यादव ने किया। विशेष स्थान शिव शक्ति अक्ष रेखा पर स्थित, जहां देश के प्रमुख 8 शिव मंदिर भी बने हैं। डिजाइन उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा।
निर्माणकर्ता मदुरै और कन्याकुमारी के वही शिल्पकार जिन्होंने तिरुवल्लुपुर की प्रतिमा बनाई थी। शिल्पकारों की टीम 50 शिल्पकार इटावा में, 300 कारीगर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। लागत अब तक अनुमानित लागत 50 से 55 करोड़। ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई 72 फीट होगी। 7 फीट की शालिग्राम शिला स्थापित। भूकंप रोधी निर्माण, परंपरागत तकनीक से बना, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित। केदारनाथ धाम न केवल एक मंदिर है बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐसे में उसी स्वरूप और नाम से किसी अन्य राज्य में मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपराओं और श्रद्धालुओं की भावनाओं का अपमान है, जिसको लेकर राजनीति प्रदेश में जारी है। इटावा में केदार मंदिर की स्थापना को लेकर प्रदेश सभी राजनीतिक दल सरकार को घेरने के लिए तीर्थ पुरोहितों के साथ हो चुके हैं। सभी का मानना है कि केदारनाथ या कोई भी देवनागरी के धाम की तर्ज पर मंदिर देश में नहीं बन सकता, तो सरकार अभी तक चुप्पी क्यों साधे है। अगर इस पर कोई जल्द बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो मंदिर तो हम बनने नहीं देंगे और सरकार का प्रदेश में जमकर विरोध भी किया जाएगा। लेकिन उस मंदिर को केदारनाथ धाम का नाम नहीं दिया जा सकता। दिखने में कोई कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारा विरोध केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने का है। अब हम अपने धाम के नाम से, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, उसके नाम से कहीं हम धाम बनने नहीं देंगे। राज्य का एक पवित्र धामों में से, और जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो 4 धामों को माना जाता है, उन 4 धामों में एक विशेष स्थान रखता है। इसको अन्यत्र इसकी तर्ज पर या इसके समान धाम बनाना, इसका तो पहले भी पुरजोर विरोध हुआ है। बुराड़ी में खुद मुख्यमंत्री जी द्वारा वहाँ से शिलान्यास करा करके केदारनाथ से वहाँ ले जा करके धाम बनाने का बहुत विरोध हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ा समझने की होगी, अगर वो मंदिर बन रहा है और उसकी तरफ मंदिर बन रहा है तो ये मंदिर कहीं भी बन सकता है, ये तो आस्था है और इसको कोई कहीं भी बना सकता है। लेकिन जहाँ तक धाम का सवाल है, अगर धाम बनने पर इसका न केवल पंडित पुरोहित बल्कि समस्त उत्तराखंड की जनता इसका विरोध करेगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से इंडी गठबंधन में गठजोड़ के साथ रह रहे हैं, तो उनकी जो मानसिकता है वो निश्चित तौर पर कांग्रेसियों की मानसिकता से पूरी तरीके से मेल खाती हुई है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली में जो वाकया हुआ था, उसको लेकर जो मनगढ़ंत बातें कांग्रेसियों ने करी मंदिर को लेकर, अब वो सभी कांग्रेसी अपने मुंह पर फेविकोल की बोतल लगाकर क्यों चुप बैठे हैं? क्या इसको ये माना जाए कि अपने गठबंधन को ना टूट जाने के डर से वो यहाँ पर राजनीतिक रोटी नहीं सेक पा रहे हैं? तो इससे साफ साबित होता है, जिस प्रकार से विपक्ष इस बात से पूरी तरीके से चुप है, उससे ये साबित हो सकता है कि जहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकी जाती है उसी जगह पर विपक्ष थोड़ा बहुत शब्द बोलने को आगे आता है, लेकिन जो सही में जिस जगह बोलना चाहिए उस जगह वो पूरी तरीके से फेविकोल की बोतल को गटक कर बैठ जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों के साथ, नकलबाजों के साथ और चारा घोटाले वालों के साथ पूरी तरीके से लिप्त। आपको बता दें, ये कोई केदारनाथ मंदिर बनने को लेकर पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन के बाद कई जगह से साधु संतों ने विरोध किया है। यहाँ तक कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इसकी आलोचना की है और धामी सरकार ने भी पूर्व में दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने पर हुए विवाद के बाद प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि कैबिनेट बैठक में 4 धामों के नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया है। दरअसल दिल्ली में इस मंदिर का निर्माण केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के जरिए करवाया जा रहा है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब देश भर में धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं को लेकर लोगों की संवेदनशीलता लगातार बढ़ रही है। अब देखना होगा कि योगी सरकार और बीकेटीसी के इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप
देख रहे हैं के न्यूज खबरों।